हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, यानी कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। अब यानी कि सदिश रूप में कैसे निरूपित करें। अभी तक तो हमने क्या लिखाया था, इसका सिर्फ मात्रा की कंडीशन लिखाई थी, यानी कि जो बल का जो विद्युत बल का जो मात्रक के रूप में जो मान होता है वो अभी बताया था इससे पहले हमें कि यानी कि K1 या के का मान लिख देंगे 1/4πε0 निर्वात के लिए Q1 Q2 बटा R²। इसमें दिशा नहीं थी, ठीक है, ये केवल परिमाण था, यानी कि Q1 का मान यानी कि इसका परिमाण होगा, बिंदु आवेश होगा, 1 कूलाम है 2 कूलाम है, इनका मान है, केवल गणितीय मान आएगा, दिशा नहीं है उसमें। यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है और R भी कोई नियत दूरी होगी, ठीक है। इसमें मात्रक नहीं है तो इसमें ये क्या एक तरह से दिशा नहीं है, तो इसको दिशा देने के लिए यानी कि इसकी दिशा क्या होगी वो हम लेके आएंगे। अभी जो कंडीशन लिखी है, जैसे ये आर है, मान लीजिए ये अभी फिलहाल एक पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है, यानी कि बिंदु आवेश है Q1, और मान लीजिए ये है आपका Q2 चार्ज यहाँ पे है। बिंदु A मान लीजिए यहाँ पे ये बिंदु B है और हमें O के कोरस्पोंडेंस मिले, जैसे हमारा ये मूल बिंदु है, तो एक यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, ये है ओ ए वेक्टर, ओ से ए, यानी कि Q1 का जो स्थिति सदिश है जो इसकी दिशा बताएगा, ठीक है। Q1 आवेश किस पर है, बिंदु ए पर है, Q2 बिंदु बी पर है, तो ये जो होगा वो क्या होगा, ओ बी वेक्टर होगा, ये ओ ए वेक्टर है। मान लिया हमने कि ये जो है ओ ए वेक्टर है वो है R1 वेक्टर, हमने ये मान लिया, माना कि जो ओ ए वेक्टर है यानी कि बिंदु ए का स्थिति सदिश वो है R1 वेक्टर, क्या है R1 वेक्टर। बिंदु बी का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश यानी कि OB वेक्टर यानी कि R2 वेक्टर, ये मूल बिंदु है, यहाँ पे 0 0 एक तरह से। अब इसमें ये एक तरह से त्रिभुज नियम लगाएं, जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, त्रिभुज नियम सदिश का। तो ये हो गया R1 वेक्टर और इस साइड है तो R2 वेक्टर हो गया ये, ठीक है। अब इसकी जो दिशा है इस साइड है, अब ये इसका देखो, अगर यहां से ये है, इसका ये साइड बनती है तो OA प्लस OB यानी कि AP और इक्वल, यानी कि परिणामी जो सदिश है वो कौन सा बन रहा है, OB बन रहा है। यहां से यहां जाए और यहां से यहां जाए, इससे अच्छा क्या है, यानी कि दोनों काम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यहां से यहां जाए। जैसे इसके अंदर त्रिभुज नियम आपने पढ़ा था पहले, मान लीजिए ये आपका है P वेक्टर है, मान लीजिए P वेक्टर और ये आपका Q वेक्टर, ठीक है। तो ये Q वेक्टर, तो ये डायरेक्ट परिणाम में क्या होता है, R वेक्टर ऐसे होता है, यानी कि यहां से पॉइंट है ये O A B। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये P वेक्टर इसके डायरेक्शन ये यहां से यहां और फिर यहां से यहां, और ये डायरेक्ट यहां पहुंचा देता है, तो ये क्या है परिणामी, ये क्या होता है परिणामी सदिश। तो उसी तरह यहाँ पे भी है परिणामी स्थिति सदिश, क्या होगा, परिणामी स्थिति सदिश का काम R2 वेक्टर करेगा, यहाँ पे कौन करेगा, R2 वेक्टर। अब ये जो है वो है AB वेक्टर, ये क्या है AB वेक्टर, और AB वेक्टर क्या आएगा, AB वेक्टर क्या होगा, बिंदु B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, वो होगा किसके, R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर, किसके बराबर आएगा, R2। R2 क्यों आया, क्योंकि अगर हम यहाँ से मान लीजिए, अब जो R2 वेक्टर था वो परिणामी था किस किस का, ये R2 वेक्टर जो आया था, ये OB वेक्टर जो आया है वो किस किस के बराबर आया, OA वेक्टर प्लस में AB वेक्टर, इन दोनों के बराबर आया है, सदिश योग के बराबर आया है। अब ये लिख देंगे OA का मान तो कितना है R1 वेक्टर और AB का ये मान लिख देते हैं। अब AB का मान निकालना है मुझे, तो AB का मान कैसे आया उसमें देखिए, AB वेक्टर जो आया वो हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, परिणामी स्थिति सदिश निकालते हैं। ये क्या है, परिणामी स्थिति सदिश रिजल्टेंट। अगर आपको निकालना है BA वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन उल्टा कर दें, देखो A से B ये हो गया AB, अगर BA तो यहाँ पे एरो उस साइड लगाना पड़ेगा, तो क्या अंतर आएगा, पहले A का माइनस B का स्थिति सदिश, यानी कि वो हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो अब देखिए अंतर क्या होगा इन दोनों में, हमें ये पता लगा कि जो AB वेक्टर होता है वो क्या होता है, माइनस BA वेक्टर होता है। सिर्फ ये चिन्ह यानी कि विपरीत दिशा बताता है, ऋणात्मक जो चिन्ह है वो क्या प्रकट करता है, विपरीत दिशा प्रकट करता है, ठीक है।
अब देखिए कूलाम के नियम का सदिश निरूपण में भी ये काम आएगा। अब यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या बता दिया आपको, ये स्थिति सदिश बता दिया। अब आपको सदिश निरूपण करेंगे, यानी कि एक दूसरे की वजह से जो बल लगता है वो समझिए। मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है। इस पॉइंट पे ए और ये बी, ये ओ ए ओ बी हो गया। इस तरीके से मान लीजिए ये है Q1 वेक्टर यहाँ पे, और अभी क्या माना था हमने Q2 वेक्टर, जो Q2 है यहाँ पे चार्ज, ये Q1 बिंदु आवेश है। इस पर बल लग रहा है, किस पर, 1 पे। Q1 ये जो F12 लिखा है, F12 होगा बिंदु आवेश Q2 के कारण, Q2 के कारण बिंदु आवेश Q1 पर विद्युत बल, यानी कि F12 का मतलब है Q1 पे लग रहा है बल। कहां से लग रहा है, Q2 के कारण, तो वो होगा Q12। और ये जो फोर्स है ये होगा F21 का मतलब समझिए, F21 का मतलब क्या होगा, F21 को क्या कहेंगे, बिंदु B पर, यानी कि Q2 पर चार्ज लग रहा है, Q2 पर फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। किसके कारण लग रहा है, वो 1 के कारण, यानी कि Q1 के कारण लग रहा है। तो ये F12 तो क्या होगा, बिंदु आवेश Q2 के कारण, लग किस पे रहा है, Q1 पर विद्युत बल। इसी प्रकार Q जो 12 होगा, 21 होगा, वो क्या आएगा, ये आ जाएगा Q2 पर, किस पर, Q2 पर। ये पूरा नहीं, बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश Q2 पर Q1 के कारण, ये ऐसे लिखते हैं, Q1 के कारण Q2 पर, किस पर, Q2 पर विद्युत बल। समझ में आ गया होगा। पहला जो डिजिट है उस पर लगता है, दूसरा डिजिट है उसके कारण लगता है। 1 पर, Q1 पर लग रहा है, कारण किसके, Q2 की वजह से। 2 पे लग रहा है, कारण किसके, Q1 के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए इसका सदिश निरूपण कैसे करेंगे। डायरेक्शन जो बताया गया, इसे आप F12 की बात कर रहे हैं, F12। अब जो वेक्टर पोजीशन है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वेक्टर। ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लगाएं। देखो बेटे, ये अभी परिमाण लिखा था, अगर यहाँ पे F वेक्टर लगाएं तो जो दिशा इसकी है, स्थिति सदिश की है, वो क्या होगा, R कैप। यानी कि R कैप क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे R स्क्वायर, तो यहाँ लिखते हैं R वेक्टर का मोड का स्क्वायर। दो चीजें यहाँ पे समझनी पड़ेगी आपको। एक तो ये होता है सदिश का जो मैग्नीट्यूड सदिश होता है, और सदिश का ये क्या होता है, परिमाण। और परिमाण को वर्ग लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता R, परिमाण के वर्ग को कहते हैं, और स्क्वायर यहाँ पे ये हो जाएगा। और एक होता है R कैप, ये होता है एकांक सदिश या इकाई सदिश। ये क्या होता है, एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण, उस तरीके से निकालते हैं। तो R कैप होता है R वेक्टर बटा मोड ऑफ R। ठीक है, R वेक्टर बटा R वेक्टर का परिमाण, वो R कैप होता है। अब इसका जो परिमाण है, R कैप का जो मोड होता है वो एक होता है, परिमाण उसका एक होता है, लेकिन वो दिशा होती है केवल, इसमें केवल क्या है, दिशा, और इसकी दिशा इसकी बताता है। अब जो F की जो दिशा है, बल की जो दिशा है, वो इसकी दिशा में होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एकांक सदिश। जो R कैप है वो बल एकांक सदिश होगा, बल एकांक सदिश होगा। ठीक है, अब देखिए सेम इसी कंडीशन में 1 2 है, तो इसकी लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ठीक है, अब 1 पे लग रहा है, और 1 पे लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, 2 पे लग रहा है। तो जो इस वाला जो वेक्टर होगा इधर होगा, ये जो होगा इस साइड, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, 1 2 वेक्टर। इधर जो लगेगा वो R21 वेक्टर लगेगा। डायरेक्शन कौन सी होगी, 1 2 की लगेगी, जो ये डायरेक्शन है तो वही स्थिति सदिश की होगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे R12 और R12 का यहाँ पे वेक्टर, और इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे मापांक का स्क्वायर, और डायरेक्शन देने के लिए इसका ये आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एकांक सदिश। अब यहाँ पे देखो, आपको ये बताना है कि जो R12 वेक्टर होगा वो ये है R1 वेक्टर माइनस R2
वेक्टर, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, यानी कि ये बी ए वेक्टर क्या है, बी ए वेक्टर। और r21 क्या होगा, r21 क्या होगा, या इसी में समझ लीजिए जो यहाँ पे बी ए वेक्टर है इसको हम लिखेंगे r12 वेक्टर, इधर क्या लिखेंगे r21 वेक्टर। ठीक है, तो इसमें ये है दोनों का। अब इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, ये तो ये क्या हो गया, बल, सदिश रूप हो गया बल का। ठीक है, ये r12 हो गया जो इसकी दिशा बताएगा, ये हो गया इस डायरेक्शन में F12 की डायरेक्शन, ये F21 की डायरेक्शन उधर है तो इसका माप ये आ जाएगा। इन दोनों में साइन का फर्क था। ठीक है, यानी कि अगर हम करें F21 करें, क्या करें, F21 वेक्टर करें तो सिर्फ अंतर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 21 R21 वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पे एकांक सदिश आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21। तो ये जैसे इक्वेशन फर्स्ट है मान लीजिए, तो इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, सेकंड, क्या हो जाएगा, सेकंड। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखो, ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखो, इसके बाद देखो कि जो F21 वेक्टर अभी जो निकाला है हमने, इसके अंदर अंतर क्या आया, सिर्फ कैप का आया। तो अब इसकी जो यहाँ पे जो r कैप जो 21 है इसको लिख सकते हैं माइनस r कैप किसका, 12 का, और जो मोड तो सेम रहेगा दोनों का। देखो r12 का भी मापांक और r21 का मापांक दोनों का बराबर रहेगा। ठीक है, 21 का और 12 का मापांक दोनों का बराबर रहेगा। मापांक में क्या आ जाता है, इसमें धनात्मक, तो ये भी इसका वैल्यू इनका बराबर रहेगा। अंतर किसके वजह से आया, इसमें। तो इन यानी कि जो F21 जो वेक्टर आएगा वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यहाँ तो अब जैसे मानिए ये है, अब इसको कैपिटल या लिख सकते हैं, जो भी R21 या 12, ये R से लिख सकते हैं, किससे लिख सकते हैं, R से लिख सकते हैं, R स्क्वायर से लिख सकते हैं। तो ये आ गया 21, तो यहाँ पे 21 आ गया मान लीजिए, ये 12 भी कर सकते हैं, R12 भी कर सकते हैं, बराबर है। यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस R12 का कैप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैप। तो ये जो वैल्यू आई F21 वेक्टर, वो आगे माइनस का साइन आगे आ गया, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और ये आगे R12 कैप, ये साइन आगे ले लिया। अब ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में देखो भाई, वही वैल्यू बन गई है। तो जो F वेक्टर है 21 का, वो माइनस का F12 के बराबर हो गया। ठीक है, यानी कि 21 है, ये किसकी वजह से है, ये तो क्या है, बिंदु B पर यानी कि Q2 पर Q1 के कारण विद्युत बल है। ये 12 है, ये क्या है, Q1 पर है, बिंदु आवेश Q2 के कारण विद्युत बल है। आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी है वो इनकी प्रकृति बताएगी, धनावेश है या ऋणावेश है। अगर दोनों धनावेश है तो प्रतिकर्षण, दोनों ऋणावेश है तो प्रतिकर्षण। अगर एक इनमें धनावेश है और एक इनमें ऋणावेश है तो क्या हो जाएगा, यानी कि विपरीत ध्रुवों में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये वाली कंडीशन आई। अब यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं थर्ड, अब इनको ऐड कर देते हैं। तो F21 ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये क्या मिला आपको, रिजल्ट, यानी कि ये है इसकी उदासीन। दोनों को अगर संयोजन करें विपरीत ध्रुवों का, तो एक दूसरे के प्रभाव को ये क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, और हमारे पास कौन सी स्थिति आती है, उदासीन स्थिति आती है, संतुलन स्थिति आती है, या साम्यावस्था प्राप्त होती है। तो इसको बोलते हैं साम्यावस्था। इसको क्या बोलते हैं, साम्यावस्था। ये हो जाएगी साम्यावस्था से। ठीक है, तो ये सदिश निरूपण था। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो जो जिस यहाँ पे है, इस यानी फर्स्ट डिजिट है उस पर तो बल लगता है, दूसरा डिजिट है उसके कारण लगता है। Q1 पे लग रहा है, Q2 के कारण लग रहा है, Q2 पे लग रहा है, Q1 के कारण लग रहा है, तो सिर्फ साइन का अंतर था। ठीक है, यानी कि ए बी वेक्टर है वो किसके बराबर को माइनस बी वेक्टर, तो सेम वही कंडीशन है, साइन का अंतर आया डिजिट चेंज होने से। तो ये इसका क्या था, सदिश निरूपण था। इसकी दिशा कौन बताएगा, इसकी दिशा बताएगा ये एकांक सदिश। क्या कौन बताएगा, एकांक सदिश। इसकी दिशा किसने बताई है, दिशा ये बताएगी, यानी कि F12 की दिशा वही होगी F12 वेक्टर की जो R12 कैप की दिशा होगी। ठीक है,
F21 वेक्टर की दिशा वही होगी जो R21 वेक्टर की जो कैप की दिशा होगी। ठीक है, तो ये था इसका सदिश निरूपण। ठीक है, सदिश निरूपण था। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो देखिए, देखो नेक्स्ट टॉपिक है बहुल आवेशों के मध्य बल। ठीक है, बहुल मतलब एक से ज्यादा, बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत वो क्या है? बहुल, बहुल मतलब मैनी, यहां पे हो जाएगा इसके अंदर फोर्स अमोंग मैनी चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कह रहा है कि यानी कि एक से ज्यादा यानी दो से ज्यादा बहुत से आवेशों के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर जो बल है, कुल बल कितना बनेगा। और इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत भी आ गया। तो अध्यारोपण का सिद्धांत भी ये कहता है, देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी एक निश्चित बिंदु आवेश पर अलग अलग आवेशों के कारण जो बल है तो उसका जो मान है उन सभी अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के, यह सिद्धांत क्या कहता है तो लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक बिंदु आवेश पर कोई एक पॉइंट चार्ज है और उसके साइड में अनेकों पॉइंट चार्ज है, मतलब बिंदु आवेश बहुत से हैं। तो एक बिंदु आवेश पर विभिन्न आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत बल का मान सभी आवेशों के कारण लगने वाले, यानी कि अलग अलग आवेशों के कारण अलग अलग बल लगेगा, लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग का मतलब है सिर्फ दिशा शामिल करनी है, प्लस माइनस और शामिल करने हैं। ठीक है, सदिश योग के बराबर होता है। अदिश योग में केवल परिमाण लेते हैं, हम डायरेक्शन नहीं लेते, प्लस माइनस सिर्फ मात्रा लिखते हैं। और सदिश योग में उसमें दिशा शामिल होती है, के बराबर होता है। तो ये तो था अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखिए ये क्या लिखा है इसमें, इसका जो टॉपिक था हमारा बहुल आवेशों के मध्य बल। अब वो क्या है, मान लीजिए ये आपका 3 डायमेंशनल सिस्टम है, ये आपका 3D सिस्टम है। ठीक है, ये है इसका मूल बिंदु, जैसे मान लीजिए ये y है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है। 3D शेप में कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, वो ये मान लिया मैंने Q1 है। क्या मान लिया? Q1। इधर स्थित है Q2। ठीक है, और इधर मान लीजिए स्थित Q3 है, इधर Qn है। बहुत से हैं, 3 के बाद ही बहुत से हैं, लेकिन लास्ट का मैंने n। टोटल कितने आवेश मानने हैं? n आवेश मानने हैं। जो फर्स्ट वाला कौन सा है? Q1 है, लास्ट वाला Qn है। ये मान के चलते हैं कि जो हमें बल का मान निकालना है Q1 पर, किनके कारण? जो और बाकी बचे उनके कारण, अन्य आवेशों के कारण। तो ये देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ इसका स्थिति सदिश होगा। ठीक है,
यहां से इसका स्थिति सदिश बना लेंगे, इस पॉइंट से इसका स्थिति सदिश बना लेंगे, अलग अलग पॉइंट रख देते हैं, जैसे ए इस पॉइंट पे बी, इस पॉइंट पे सी, इस पॉइंट पे डी और इस पॉइंट पे जैसे अपने एक्स ये डी पॉइंट है, 4 पॉइंट हमने ले रखे हैं। करना क्या, हमें Q1 पे बल का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, Q1 जो बिंदु आवेश है, तो Q1 बिंदु आवेश पर अन्य आवेश जो बच गए, कौन कौन बच गए, Q2, Q3, Q4, Q5 अप टू कहां तक, Q1, इन सबके कारण जो बल है उसका मान हमें निकालना है। तो अब देखिए, सबसे पहले भी बताया था हमने स्थिति सदिश के बारे में, जैसे इसका स्थिति सदिश है, मान लीजिए OA वेक्टर, ये है R1 वेक्टर, ये R2 Q2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 वेक्टर, ये Q1 है तो इसका जो स्थिति सदिश होगा R1 वेक्टर, ठीक है। इसका स्थिति सदिश क्या होगा R3 वेक्टर, और इसका क्या होगा Rn वेक्टर। अब हमें क्या करना है कि Q2 के कारण Q1 पर, तो उसकी दिशा क्या होगी, ये होगी, वो क्या बताएगी इसके अंदर, यानी कि यहां से ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि Q1 पे लग रहा है और किसके कारण 2 पे लग रहा है, तो अभी बताया था मैंने, ये हो जाएगा R12 वेक्टर, R12 वेक्टर, यानी कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये बनेगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहां से जैसे ये डायरेक्शन, जैसे Q1 ये है, तो ये होगा यहां से यहां तक, पता है ये तो ये डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन, इस पर ये, तो ये होगा आपका 1 3 वेक्टर, 1 3 वेक्टर। इसके कारण लगा देते हैं, जैसे ये है, तो ये हो जाएगा R1n वेक्टर, जिसके कारण लग रहा है ना, तो वो डिजिट बाद में है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर अलग अलग, अब इसके कारण कौन सा फोर्स लगेगा, देखो ये हो गया F12 वेक्टर, इस पॉइंट पे लग रहा है बी पॉइंट पे, तो ये 1 3 के कारण जो लग रहा है ना, तो वो हो जाएगा आपका F13 वेक्टर, ये हो जाएगा आपका इस साइड F1n वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये R1n है, तो वही डायरेक्शन इसकी ये बनेगी 1n वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे लिख देंगे, मानना Q1 यानी कि बिंदु आवेश Q1 पर, बिंदु आवेश Q1 पर अन्य आवेशों कौन कौन से अन्य आवेश, Q2 Q3 डॉट डॉट कहां तक Qn आवेशों के कारण कुल बल, कुल विद्युत बल क्या है, बल टोटल F वेक्टर है, क्या है F वेक्टर। तो अब देखिए, अब हमने अध्यारोपण का सिद्धांत लागू करना है, तो उसमें क्या कहा, सबके सदिश योग, तो सदिश योग क्या होगा, यानी कि जो F वेक्टर जो बनेगा वो किसके बराबर होगा, 1 2 वेक्टर के, F12 वेक्टर के प्लस F13 वेक्टर के प्लस F14 भी आ जाएगी, लेकिन हम डायग्राम नहीं लिया, तो 14 यानी कि डैश डैश कर देंगे, यहाँ पे 14 भी था, 15 था, लास्ट का क्या लिया था, 1n वेक्टर लिया था, ठीक है। ये सदिश योग है। अभी हमने इसका फॉर्मूला लिखा, तो सेम इस तरह ही फॉर्मूला आ जाएगा इसका। अब आगे इसके अगली स्टेप देखो, ऊपर लिख देता हूं, देखो तो ये हो जाएगा बिंदु Q1 पर कुल विद्युत बल F वेक्टर बराबर F12 का मान क्या होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 कौन सा है, यहाँ पे 1 2 की बात कर रहे हैं, तो Q1 Q2 की बात करेंगे, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, सदिश भी कौन सा आएगा, यहाँ पे देखो वेक्टर और मोड हटा के देखिए, एक बात है यहाँ पे या तो 1 2 वेक्टर और मोड लगाने के बाद ओनली लिख सकते हैं R12, ये वेक्टर भी हट जाएगा और मोड का साइन भी हट जाएगा, ये परिमाण बताता है, तो क्या केवल लिखेंगे हम R12, ठीक है, स्क्वायर, और यहाँ पे दिशा बताएगा, तो वो किसकी दिशा में होगा, ये होगा डायरेक्शन, एकांक सदिश आएगा उसका, अभी जो बताया है, तो एकांक सदिश किसका आएगा
R12 का प्लस, अब इसका मान निकाले 13 का। अब 2 तो है ही नहीं इसमें, 1 और 3 है, तो 2 का काम कौन करेगा? 3। तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 और दूसरा आएगा Q3। भाई Q1 और Q3 के बीच ही तो लग रहा है बल, तो ये हो जाएगा इसके अंदर R13। ठीक है भाई, R13 का मतलब ये होगा इसके अंदर 3 की वजह से 1 पर, और इसका 13 कैप। आगे चले, N पे क्या हो जाएगा, यानी कि Q1 के कारण बिंदु Q1 पे, यानी कि बिंदु आवेश Q1 पर जो बल है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn बटा R1n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्केयर, ये हो जाएगा स्केयर, और दिशा क्या हो जाएगी? 1n का कैप। जो दिशा इनकी होती है, यानी कि इनकी एकांक सदिश बताएंगे। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आएगा? एक तो Q1 इसमें सब में है, Q1 जितने भी अगर n चार्जेस हैं तो n के साथ में, n चार्जों के साथ में मल्टीप्लाई Q1 हो रहा है, साथ में एक तो Q1 आ गया अंश में से, और हर में कौन आ गया कॉमन? ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, बच क्या गया है यहाँ पे? Q2 बटा यहाँ पे आ गया कितना? R12 का स्क्वायर, ये कैप आ गया R12 कैप, प्लस Q3 आ गया यहाँ पे R13 का स्क्वायर और R13 कैप डॉट डॉट, यहाँ पे लिख देंगे Qn बटा R1n का स्क्वायर और R1n का कैप। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखो, इसका ज्वाइंट फॉर्म लिखें या समेशन फॉर्म लिखें। समेशन, भाई ये तो ओवरऑल कॉमन आ गया, तो F वेक्टर जो होगा, F वेक्टर होगा, क्या होगा F वेक्टर? Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फिक्स हो गया। चेंज होगा तो ये होगा सिर्फ, यानी कि समेशन स्टार्टिंग, देखो 1 तो है इसमें, तो 1 आई ये यहाँ से है, स्टार्टिंग हम 2 से किया है। देखो 1 तो मैंने शामिल कर दिया था यहाँ पे, कभी कोई कंफ्यूज हो 1 से 2 से किया है मैंने, यहाँ पे 2, तब जब यहाँ पे अगर 0 से स्टार्टिंग करते हैं आप, तो यहाँ 1 से कर लेना, लेकिन मैं Q1 शामिल कर चुका, 1 नहीं करूंगा, n तक चलेंगे। 2 से स्टार्टिंग करी हमने, 2 और इवन 2 है। अब देखो कैसे करते हैं, ये हो जाएगा QI नीचे R1I। अब I की वैल्यू देखो मैंने क्या लिखी? 2 लिखी है ना, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और कहाँ तक चलेंगे? n तक चलेंगे, और साथ में R1I। ठीक है, और ये कैप हो गया। कंफ्यूज ना हो, अगर मैं वहां पे नोट करता, ये 0 करता, Q1 भी शामिल करता, Q1 कारण Q2, तो ये 0 यहाँ पे आ जाता और यहाँ पे 1 आ जाता, तो इस कंडीशन में ये बन गया। ठीक है, ये इसका क्या है? ये टोटल, ये कुल सदिश, यानी कि बिंदु Q1 पर, ये क्या है? बिंदु Q1 पर अन्य आवेशों के कारण या बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल है। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, थैंक यू।